वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और ये हमारा डे वाइज सीरीज में जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नदियाँ, और ये नदियों का लास्ट वीडियो है। मैंने आपको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ लगभग सब बता दिया। अब ये कुछ और छोटी मोटी रिवर्स हैं, इनके बारे में और चर्चा करेंगे और फिर ये टॉपिक फाइनली हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इनमें जो छोटी मोटी नदियाँ हैं जो पेपर में आती हैं उनको और देख लेते हैं और ये टॉपिक हम ख़त्म करेंगे यहाँ पे। अच्छा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उस चैनल पर आपको फ्री में मिल जाती है, तो एक बार इसको देख लेना, है ना। चलिए जल्दी से, बिना किसी देरी की जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, पहली है सुवर्ण रेखा नदी। इस नदी की उत्पत्ति रांची के पठार से होती है। यह नदी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, सुवर्ण रेखा, इतना ध्यान रखना है। ब्राह्मणी देखो, राउरकेला उड़ीसा के निकट कोयल व शंख नदियों के मुहाने से अस्तित्व में आती है और यह व्हीलर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे रिवर पंबा, यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है तथा केरल में बहती हुई नदी वेम्बनाथ झील में गिर जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास लूनी नदी। लूनी, यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में नाग पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है तथा कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, यानी ये समुद्र में नहीं जाती है, ध्यान रखना। फिर रिवर है हमारे पास शरावती। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और प्रसिद्ध जोग जलप्रपात इसी नदी पर है, ध्यान रखना। फिर अगली रिवर हमारे पास भरतपुझा। यह केरल की सबसे बड़ी नदी है, इसे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है तथा पोन्नानी नामक स्थल के पास अरब सागर में समाप्त हो जाती है। ठीक है, जल संग्रहण क्षेत्र के हिसाब से अगर हम नदियों को देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पेपर में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे पहले नंबर पे है गंगा। ठीक है, पहले नंबर पे है गंगा। गंगा का जो जल क्षेत्र है वो है 8,61,452। फिर है सिंधु 3,21,289। फिर है गोदावरी 3,12,812 और फोर्थ नंबर पे है कृष्णा 2,58,948। तो ये इनका जल संग्रहण क्षेत्र है, ध्यान रखना। लंबाई के अनुसार अगर आप भारत में नदियों को देखेंगे तो गंगा, ठीक है, गंगा जो है सबसे लंबी है। सेकंड नंबर पे गोदावरी, फिर सतलज, फिर कृष्णा, फिर यमुना और फिर नर्मदा। आप लोग मुझे कमेंट करके इनकी लंबाइयाँ बताओ। मैंने ऊपर जो है पिछले वीडियोज़ में इनकी लंबाइयाँ बताई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। मुझे याद है मैं एक बार पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसमें जो है ये सवाल था। सवाल ये था कि बताइए इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। अब ज़्यादातर लोगों ने यही पढ़ा होता है कि नर्मदा और ताप्ती नाम की जो नदियां हैं यही भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। मैंने भी यही पढ़ा था, स्टार्टिंग की बात है ये, है ना। तो उस समय पर जब मैंने ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन में थी ही नहीं, ना नर्मदा ना ताप्ती। तो फिर जो है मेरा ये सवाल मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन घर पे आके जब मैंने इसका सही जवाब देखा तो वो था दामोदर, तब मुझे जो है ये सवाल याद हो गया। तो याद रखना, दामोदर, ताप्ती, नर्मदा ये तीनों की तीनों ही भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी सहायक नदियां हैं बराकर, जमुनिया एवं कोनार। दामोदर नदी नारायण नदी का जल संग्रहण करते हुए कोलकाता से 48 किलोमीटर दक्षिण में हुगली में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर से निकाली गई, ये भी ध्यान रखना। गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह एक जैविक मरुस्थल बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। नदी में आप जाओगे तो आपको जीवन मिलता है, मछलियाँ मिलती हैं, कीड़े मकोड़े मिलते हैं, मगरमच्छ वगैरह मिलते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नदी बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित हो चुकी है यहाँ की इंडस्ट्री की वजह से। क्योंकि ये जिस एरिया से होकर के बहती है वहाँ पर बड़े पैमाने पे खनन होता है, स्टील फैक्ट्रीज़ हैं,
इस वजह से यहाँ का जो पर्यावरण है बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, इसीलिए इसे कहा जाता है जैविक मरुस्थल। ध्यान रखिएगा। हमारी तरफ यमुना भी एक प्रकार की जैविक मरुस्थल ही है। हगरी नदी पश्चिमी घाट से निकल के कर्नाटक आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा नदी में मिल जाती है। इसे वेदावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेदा और अवधि नदियां सह्याद्री से उद्गमित होकर पुरा के पास मिलकर वेदावती कहलाती हैं। सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झेलम नदी हिमालय पर्वत श्रृंखला में पीर पंजाल पर्वत पर स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई वूलर झील में मिल जाती है। तो ध्यान रखना, वूलर को पानी की सप्लाई कौन करती है? झेलम करती है। श्रीनगर शहर झेलम के किनारे, ये दुनिया जानती है। झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती हैं। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। झेलम अपनी युवा अवस्था में कश्मीर की घाटी में बहती है। यह कश्मीर घाटी में मींडर बनाती है। हालांकि नदियों द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में मींडर का निर्माण किया जाता है। झेलम यहाँ का एक अपवाद है। ठीक है, याद रखिएगा। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये मींडर क्या होता है। हमने इसकी चर्चा की है, ध्यान रखना। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मींडर का मतलब होता है ये संरचना, ये। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं विसर्पण। मोस्टली जो नदियाँ विसर्पण करती हैं, यानी सांप की तरह जो इस तरीके से बहती हैं, ये मैदानों में बहती हैं। बट झेलम इसका एकमात्र अपवाद है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कश्मीर घाटी में थोड़ा प्लेन इलाका आ जाता है, इस वजह से थोड़ा बहने लगती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली से निकलती है। 320 किलोमीटर बहने के बाद कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। पढ़ चुके हम लोग। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत व मानसरोवर झील के निकट राजस्थान से है। यह उत्तरी पश्चिमी दिशा में बहते हुए शिपकीला दर्रे के पास हिमाचल राज्य में प्रवेश करती है तथा हिमाचल की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। आगे चलकर यह व्यास नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई है इसकी करीब करीब 1500 किलोमीटर सतलज की। चलो आगे देखते हैं। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमरकंटक के पास से है। सोन नदी मध्य प्रदेश में उद्गमित होकर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार से प्रभावित होते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन की प्रमुख सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। कोसी की लंबाई 720 किलोमीटर है। भागलपुर के समीप यह गंगा में मिल जाती है। ये मैंने जब आपको गंगा का लेक्चर लिया था, है ना, बोर्ड पर, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी। आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के देख लो, उसमें गंगा को मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था। एकदम शानदार एक एक नदी बताई थी। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं, जिनमें अरुणा प्रथम है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। इसीलिए कोसी क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। श्योक मृत्यु की नदी, ध्यान रखना। ऐसे साक्ष्य हैं कि प्राचीन काल में मध्य एशिया के यारकाट से लद्दाख के बीच व्यापार इसी नदी से होता था। जास्कर नदी जास्कर श्रेणी के गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से बहती है। यह पहले उत्तर फिर पूर्व की ओर बहते हुए अंततः नेमू में सिंधु नदी से मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पर सरचू के उच्च अक्षांशीय पठारी भाग से होती है। कुल लंबाई है इस नदी की 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ध्यान रखना, जास्कर की। ठीक है। फिर है स्पीति नदी 16,000 फुट ऊंचे कुंजुम दर्रे से निकलती है। 60 मील बहने के पश्चात यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में नामगिया गांव के पास सतलज नदी में मिल जाती है। स्पीति वैली आपने जरूर सुनी होगी, काफी फेमस है। काली नदी पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में स्थित उत्तरी कन्नड़ जिले कर्नाटक के डिगबी गांव से उद्गमित होकर चाप के आकार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 184 किलोमीटर। देखो, काली नदी एक तो ये मिल रही है हमें। एक काली नदी भारत और नेपाल की सीमा पर भी है, ध्यान रखना। और ये नदी जो है भारत नेपाल की सीमा का निर्धारण करती है। वो भी काली नदी है और ये भी काली नदी है। एक मेरे भी यहाँ मैं बैठा हूँ कासन में, मेरे पीछे भी एक काली नदी है। और ये किसी का फ़ोन आ गया।
चलिए, संकोश नदी उत्तरी भूटान से उद्गमित होकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती हुई असम बांग्लादेश सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। संकोश हमने पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र में संकोश है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी हैं, मानस है, संकोश है, धनश्री है, ठीक है, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर खांटू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। यह नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात से प्रभावित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। मीठी नदी मुंबई स्थित विहार झील के अधिप्रवाह से उद्गमित होती है। 2 किलोमीटर के प्रवाह के बाद इसमें पोवाई झील का पानी भी मिल जाता है। यह नदी कुल 18 किलोमीटर की दूरी तय करके माहिम की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। चलिए, कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी के किनारे है। दूधगंगा नामक नदियां जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं कोयना, यरला, डीना, वर्णा, पंचगंगा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा हैं। तेल नदी महानदी की सहायक नदी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। हंगरी नदी पश्चिमी घाट से निकलकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रभावित होकर तुंगभद्रा में मिलती है। सोन नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के शहडोल के अमरकंटक से होती है। व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। संथाल परगना में दुमका के हिजला नामक स्थान पर जनजातीय मेला लगता है। हिजला मयूराक्षी नदी के तट पर है। ध्यान रखना, सब पेपर में आए हुए सवाल है ये। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री प्रिय रंजन दास मुंशी के मध्य 2005 में समझौता ज्ञापन किया गया, हस्ताक्षर किया गया। महात्मा गांधी सेतु बिहार में पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 5.5 किलोमीटर लंबा पुल है। इसे औपचारिक रूप से 1982 में खोल दिया गया था। एडन नहर 1938 में दामोदर से निकाली गई। यह 65 किलोमीटर लंबी है और लगभग 10,000 हेक्टेयर भूमि को सींचती है। रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड पर स्थित राजप्पा शक्तिपीठ है। राजप्पा दामोदर और भैरवी या भैरा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ स्थित चिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुशिल्प डिजाइन तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी के निर्माण का संबंध दामोदर घाटी से है, ध्यान रखना। खारी नदी बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। कोठारी बनास नदी की सहायक नदी है। मेनाल बनास की सहायक नदी है। काफ़ी सारी सहायक नदियाँ एक साथ हैं, देख लो इनको। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, पेरियार, मांडवी और ज्वारी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका टॉपिक पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम लगाएंगे इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं नंद किशोर जी, उनकी बहुत शिकायत थी, उन्होंने लाइव में भी मुझसे शिकायत करी कि आप जो है अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हो। तो चलो भैया, उनकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए अब इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनको लगाते हैं। ठीक है, चलो अब चलिए लगाते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हुए हैं। ये देखिए, यूपीपीएससी जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है 2017 में। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली रिवर कौन सी है? तो मैंने कई बार आपको बताया है, नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर है। इसमें सही जवाब हमें दिख रहा है ताप्ती, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देखो फिर से वही आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? छत्तीसगढ़ स्पेशल का क्वेश्चन है, हमारे पेपर में नहीं आने वाला, छोड़ देते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, ये आपको बताना है। अमरकंटक से दामोदर, नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नर्मदा का होता है, आईएएस में भी पूछा गया है और यूपीपीसीएस मेंस में भी आ चुका है 2008 में। ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिए, नर्मदा के बारे में जानकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका? तो हम लोग जानते हैं नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भ्रंश घाटी। ना केवल नर्मदा बल्कि ताप्ती और दामोदर भी।
नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है भैया? तो ये उद्गम होता है अमरकंटक से। ठीक है, एमपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और यूपी में भी पूछा जा चुका है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। सही जवाब है इसका नर्मदा। ना केवल नर्मदा बल्कि ताप्ती और दामोदर भी इसका सही जवाब होगा। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वतों के बीच से बहती है? तो वो है नर्मदा। ठीक है, एक तरफ है इसके विंध्याचल, एक तरफ है सतपुड़ा और बीच में बह रही है ये है नर्मदा। ठीक है, ध्यान रखना, यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं ये आपको बताना है। तो पश्चिम की ओर दो नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती, तभी तो अरब सागर में जाकर के समाप्त होती हैं। तो सही जवाब होगा पहला और दूसरा। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है भैया? तो ओडिशा में डेल्टा बनाती है महानदी, ध्यान रखना। ठीक है, महानदी ओडिशा में डेल्टा बनाती है। ठीक है, गोदावरी तो बंगाल की खाड़ी में जाती है, नर्मदा अरब सागर में जाती है, ताप्ती भी अरब सागर में जाती है, ध्यान रखना। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? देखो आ गया ना, कई बार पेपर पूछा गया सवाल है। तेल नदी ऑप्शन है बागमती, गंडक, घाघरा, कमला। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, तेल जो है ये महानदी की सहायक नदी है, महानदी की। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन ई। इनमें से किन घाटों पर जल का अभाव है? लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2002 में। तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है साबरमती और ताप्ती। चूंकि ये नदियां जो हैं बरसाती हैं, बरसात में इनमें अधिक मात्रा में जल होता है, बाकी समय में नहीं होता है। इस वजह से ये जो नदियां हैं इनका जो घाट है वो सूख जाते हैं अक्सर करके। ठीक है, इसको और देख लो। किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ होकर बंगाल की खाड़ी की ओर